नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति यानी राजस्थान स्टेट पॉलिटी के एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की शक्तियां और उसके अधिकार क्षेत्र। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर हम सभी से जुड़ा है। बिल्कुल। देखिए, हमारे राज्य का जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ एक बड़ी अदालत नहीं है, वो हमारे अधिकारों का रक्षक भी है। तो आज हम इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे स्कूल में समझते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही कि भाई ये काम कैसे करता है, इसके पास क्या क्या ताकतें हैं, ये रिट वगैरह क्या होती हैं। और ये सब जानना खासकर जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 226 की। आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को एक बहुत खास शक्ति देता है। हाँ, मतलब अगर किसी भी नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, जिनका संविधान हमें गारंटी देता है, अगर उनका हनन हो रहा है, कोई छीन रहा है तो वो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर किसी और कानूनी अधिकार को लागू करवाने के लिए भी कुछ विशेष आदेश जारी कर सकता है। उन्हीं आदेशों को रिट या याचिका कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये कुल 5 तरह की होती हैं। हाँ, नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। पर हम एक एक करके इनका मतलब समझेंगे तो आसान लगेगा। अच्छा, एक बात और, ये रिट क्या सिर्फ राजस्थान के अंदर ही काम करती हैं? देखिए, हाई कोर्ट ये रिट अपने राज्य क्षेत्र जैसे राजस्थान के अंदर रहने वाले लोगों या संस्थाओं के खिलाफ तो जारी कर ही सकता है। पर मजे की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था मान लीजिए दिल्ली में बैठी है पर उसने गड़बड़ राजस्थान की सीमा में की है तो राजस्थान हाई कोर्ट उसके खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन से ज्यादा जरूरी ये है कि एक्शन कहाँ हुआ। सही पकड़ा। अब एक और दिलचस्प चीज है, हाई कोर्ट की जो ये रिट जारी करने की शक्ति है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कुछ मामलों में ज्यादा व्यापक है। ज्यादा? सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा? वो कैसे? हाँ, देखिए, थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट सिर्फ तभी जारी करता है जब किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, फंडामेंटल राइट्स का। ओके, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अगर किसी का कोई और कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट जैसे कोई वैधानिक अधिकार है उसका हनन होता है तो उसके लिए भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा कोई कानूनी हक है जो मूल अधिकार नहीं है और वो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ? बिल्कुल, आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर शायद उसी मामले में आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ना जा पाएं। ये तो बड़ा फर्क है। कोई उदाहरण? जैसे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अगर इससे जुड़ा कोई मसला है तो आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं। समझ गया। और एक और अंतर बताया था आपने? हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट की ये शक्ति अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। और दायरा? सुप्रीम कोर्ट की रिट तो पूरे देश में लागू होती होगी? हाँ, पूरे भारत में। जबकि हाई कोर्ट की रिट जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की वो सामान्यतः राजस्थान राज्य की सीमाओं के भीतर ही प्रभावी होती है। ठीक है, चलिए अब वो जो 5 रिट्स थी उन पर आते हैं। पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, चाहे पुलिस ने या किसी और ने, और ऐसा लगता है कि ये हिरासत गैर कानूनी है, अवैध है, तो हाई कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश देता है कि उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को फौरन कोर्ट के सामने पेश किया जाए। फिर कोर्ट क्या करता है? कोर्ट फिर जांचता है कि हिरासत कानूनी है या नहीं। अगर पाता है कि हिरासत का कोई कानूनी आधार नहीं है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का हुक्म देता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है। और ये किसके खिलाफ जारी हो सकती है? सिर्फ सरकार या पुलिस? नहीं, ये सरकारी अथॉरिटी जैसे पुलिस और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। अगर किसी ने किसी को गलत तरीके से बंधक बना रखा है तब भी ये काम आती है। अच्छा,
लेकिन शायद कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी को अदालत ने ही सजा दी है या वो कानूनी तौर पर निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो उन मामलों में ये रिट सामान्यतः लागू नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी रीट पर आते हैं, परमादेश, मैंडमस। परमादेश, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। किसको आदेश? ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई पब्लिक बॉडी या कोई निचली अदालत या कोई निगम अपना वो कानूनी कर्तव्य पब्लिक ड्यूटी निभाने से इनकार कर दे जो उसे करना चाहिए। जैसे? राजस्थान में कोई उदाहरण सोच सकते हैं? मान लीजिए नगर निगम को आपकी गली की सफाई करनी है, ये उसकी ड्यूटी है, पर वो नहीं कर रहे। या कोई सरकारी दफ्तर आपका लाइसेंस नहीं बना रहा बिना किसी वैध कारण के, तो आप हाईकोर्ट जाकर परमादेश रिट की मांग कर सकते हैं। अच्छा, तो कोर्ट उन्हें वो काम करने का आदेश देगा? बिल्कुल, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिट राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, उनके पद की गरिमा के कारण। ठीक है, ये परमादेश हुआ। अब तीसरी रिट, अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। अधिकार पृच्छा, इसका मतलब है किस अधिकार से या आपका क्या प्राधिकार है। ये कब इस्तेमाल होती है? ये तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पब्लिक ऑफिस पर गैर कानूनी तरीके से काबिज हो गया हो। मतलब वो उस पद के योग्य नहीं है या उसकी नियुक्ति अवैध है, फिर भी वो पद पर बैठा है। तो कोई भी नागरिक इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है? हाँ, कोई भी इच्छुक व्यक्ति कोर्ट जाकर ये सवाल उठा सकता है। कोर्ट फिर उस व्यक्ति से पूछेगा कि भाई आप किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हो, अपना अधिकार साबित करो। और अगर वो साबित ना कर पाए तो कोर्ट उसे उस पद से हटा देगा। ये सरकारी पदों की शुचिता बनाए रखने के लिए है। हाँ, ये किसी निजी ऑफिस या पद के लिए लागू नहीं होती। समझ गया, मतलब कोई गलत तरीके से सरकारी नौकरी हथिया ले तो ये रिट काम आएगी। चौथी रिट है उत्प्रेषण, सर्च्योरारी। उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, या कह सकते हैं ऊपर मंगा लेना। ऊपर मंगा लेना? कहाँ से? निचली अदालत से या किसी ट्रिब्यूनल से। इस रिट के जरिए हाई कोर्ट किसी निचली अदालत में चल रहे केस के रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगा सकता है समीक्षा रिव्यू के लिए। ये कब किया जाता है? आमतौर पर तब जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन किया है, मतलब ऐसा केस सुन लिया जो उसे नहीं सुनना था, या कानून की कोई गंभीर गलती कर दी है, या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया, जैसे दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। तो हाईकोर्ट उस फैसले को बदल सकता है? हाँ, वो उस फैसले को रद्द क्वॉश कर सकता है। ये ज्यादातर फैसला आने के बाद होता है, पर केस लंबित होने पर भी समीक्षा के लिए मंगाया जा सकता है। ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी होती है। ठीक है, और अब आखिरी पांचवी रिट, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, इसका सीधा मतलब है रोकना, टू फोरबिड। ये उत्प्रेषण जैसी ही लग रही है थोड़ी। हाँ, थोड़ी मिलती जुलती है, पर एक मुख्य अंतर है। प्रतिषेध रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रहा होता है। मतलब सुनवाई चल रही है, अभी फैसला नहीं आया। बिल्कुल। उत्प्रेषण ज्यादातर फैसला आने बाद होता है, जबकि प्रतिषेध कार्यवाही के दौरान ही जारी करके उस अदालत को वो कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोक दिया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव है, रोकने वाला। सही कहा। जैसे ही पता चला कि अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहीं रोक लगा दी। ये भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी होती है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नहीं। तो ये हो गई पांचों रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। हाँ। अनुच्छेद 226। हाँ, ये हाईकोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। अनुच्छेद 227, ये है अधीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? अधीक्षण मतलब एक तरह से निगरानी रखना, सुपरवाइज करना, जैसे प्रिंसिपल स्कूल पे नजर रखता है ना। हाँ। अन्य अदालतों को छोड़कर बाकी सब आते हैं। इस निगरानी में हाईकोर्ट क्या क्या कर सकता है? मतलब सिर्फ देखता है या कुछ कर भी सकता है? नहीं, काफी कुछ कर सकता है। जैसे वो निचली अदालतों से उनके काम की रिपोर्ट या विवरण मंगवा सकता है। हाँ। उनके कामकाज के लिए सामान्य नियम बना सकता है। रिकॉर्ड कैसे रखे जाएंगे, खाते कैसे मेंटेन होंगे, इसके लिए फॉर्म्स तय कर सकता है। यहाँ तक कि शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी और वकीलों की फीस भी निर्धारित कर सकता है। अरे वाह,
मतलब काफी प्रशासनिक नियंत्रण भी है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ न्यायिक नहीं, प्रशासनिक अधीक्षण भी है। हाँ। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? आएगा वो देश के किसी मौजूदा कानून के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, और दूसरी, ऐसे नियम बनाने से पहले राज्य के राज्यपाल की पूर्व सहमति, प्रायर अप्रूवल लेनी जरूरी है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट को राजस्थान के राज्यपाल की सहमति लेनी होगी। ठीक है, ये हुआ अनुच्छेद 227। अब अगला अनुच्छेद 228, ये मामलों के ट्रांसफर से जुड़ा है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी निचली अदालत में कोई केस पेंडिंग है और उस केस में संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल है, और उस सवाल का फैसला होना केस के निपटारे के लिए बेहद जरूरी है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? तो हाई कोर्ट उस केस को निचली अदालत से अपने पास मंगवा लेगा। विड्रॉ द केस। फिर पूरा केस हाई कोर्ट ही सुनेगा। इस सवाल का निर्धारण करे और अपना निर्णय देकर केस को वापस उसी निचली अदालत को भेज दे। अच्छा, और निचली अदालत फिर हाई कोर्ट की उस निर्णय के आधार पर केस का फाइनल फैसला देगी। बिल्कुल। इसके अलावा हाई कोर्ट को ये भी शक्ति है कि वो किसी केस को राज्य की एक निचली अदालत से दूसरी निचली अदालत में ट्रांसफर कर दे, अगर उसे लगता है कि न्याय के हित में ऐसा करना जरूरी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण शक्ति है। अब आते हैं अनुच्छेद 229 पर, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट के स्टाफ और खर्चों के बारे में। जी, हाई कोर्ट को अपना काम चलाने के लिए अधिकारी, कर्मचारी चाहिए, खर्चे भी होते हैं। तो ये अनुच्छेद कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, को अपने कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है। अच्छा, मतलब नियुक्ति चीफ जस्टिस करेंगे। हाँ। और उनकी सेवा शर्तें भी वही तय करेंगे। तो इसमें राज्य सरकार, मतलब जैसे राजस्थान सरकार का कोई रोल नहीं है कुछ मामलों में। जैसे अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो पहले से कोर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो राज्यपाल ये नियम बना सकते हैं कि नियुक्ति से पहले राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे अपने यहाँ आरपीएससी, से परामर्श किया जाए। ओके, और सैलरी, भत्ते, पेंशन वगैरह? हाँ, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में जो नियम वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित होंगे, उनके लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। और कोर्ट का जो सारा खर्चा होता है, स्टाफ की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, वो सब राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित व्यय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस खर्चे पर विधानसभा में मतदान नहीं होता। ये एक निश्चित खर्चा है जिसका भुगतान राज्य सरकार को करना ही होता है। ये हाईकोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है, ताकि सरकार पैसे रोककर दबाव न बना सके। बिल्कुल। और हाईकोर्ट जो भी फीस वगैरह वसूलता है, वो भी राज्य की संचित निधि में ही जमा होती है। ठीक है। अब अगला अनुच्छेद 230, एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। हाँ, ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। हाँ, ये अनुच्छेद संसद, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर किसी भी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश यूटी तक बढ़ा सकती है या किसी यूटी से उसका अधिकार क्षेत्र हटा सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है, चंडीगढ़ पर है। सही उदाहरण है। तो क्या राज्य की विधानसभा ऐसा कर सकती है? मान लीजिए राजस्थान विधानसभा चाहे कि हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहीं और बढ़ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किसी यूटी पर है, तो संबंधित राज्य का विधानमंडल उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और इसमें राज्यपाल वाले नियम का क्या होता है? हाँ, अगर किसी यूटी के संबंध में अनुच्छेद 227 अधीक्षण शक्ति लागू होता है, तो वहां राज्यपाल के संदर्भ को राष्ट्रपति का संदर्भ माना जाएगा। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 231, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, साझा हाई कोर्ट। बिल्कुल, ये भी शक्ति संसद के पास ही है। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए या 2 या ज्यादा राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही साझा हाईकोर्ट, कॉमन हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट है शायद। हाँ, वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के लिए है। तो ऐसे कॉमन हाईकोर्ट के मामले में वो राज्यपाल की मंजूरी और राज्य की संचित निधि वाले नियम कैसे लागू होते हैं? किस राज्य के? ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए,
अनुच्छेद 227 अधीक्षण के लिए राज्यपाल का मतलब उस राज्य का राज्यपाल होगा जहां वो निचली अदालत स्थित है, लेकिन अनुच्छेद 219 शपथ और 229 स्टाफ खर्च के लिए राज्य का मतलब वो राज्य माना जाएगा जहां उस कॉमन हाई कोर्ट की मुख्य पीठ प्रिंसिपल सीट स्थित है। अच्छा, और अगर मुख्य पीठ ही किसी केंद्र शासित प्रदेश में हो, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, हालांकि दिल्ली कॉमन नहीं है, पर उदाहरण के लिए। हाँ, अगर प्रिंसिपल सीट किसी यूटी में है तो अनुच्छेद 219 और 229 में राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य विधानसभा और राज्य के संचित निधि के संदर्भों को क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, संसद और भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ा जाएगा। ये तो हुई सारी शक्तियों और अधिकारिक क्षेत्रों की तकनीकी बातें। अब एक बड़ा सवाल, क्या हाई कोर्ट पूरी तरह से स्वतंत्र है या केंद्र सरकार का भी कुछ नियंत्रण रहता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हाई कोर्ट राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अंग है, लेकिन हमारा संविधान संघात्मक है, फेडरल है, तो कुछ मामलों में केंद्र का नियंत्रण या प्रभाव दिखता है। जैसे कि पहला, जजों की नियुक्ति। ये राष्ट्रपति करते हैं, बेशक कॉलेजियम की सलाह पर अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। ठीक है। और दूसरा, जजों को हटाना। ये प्रक्रिया संसद में महाभियोग जैसी होती है और अंतिम आदेश राष्ट्रपति का ही होता है। तीसरा, जजों का तबादला। एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर भी राष्ट्रपति ही करते हैं, सीजेआई की सलाह से। और चौथा, अगर किसी जज की उम्र को लेकर कोई विवाद हो तो उसका निर्णय भी राष्ट्रपति ही करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के बाद। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे केंद्र का प्रभाव रहता है, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट कैसे सुनिश्चित होती है? वो बिना डरे निष्पक्ष काम कैसे कर पाते हैं? इसके लिए संविधान में बहुत पुख्ता इंतजाम है, ये बहुत जरूरी है समझना। पहला, नियुक्ति का तरीका, कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें कार्यपालिका का सीधा दखल कम होता है। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जज 62 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं, उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता पर ही महाभियोग से हटाया जा सकता। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ। तीसरा, निश्चित सेवा शर्तें। उनके वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्यकाल के दौरान उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। चौथा, अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अनुच्छेद 215, कोई कोर्ट के आदेश की अनदेखी करे या अपमान करे तो कोर्ट सजा दे सकता है। और पांचवां, जजों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। जज अपने कर्तव्य पालन में जो करते हैं उस पर संसद या विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती, सिवाय महाभियोग प्रस्ताव के। अनुच्छेद 121 और 211, ये सारे प्रावधान मिलकर हाईकोर्ट की स्वतंत्रता को मजबूती देते हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब अगर हम हाईकोर्ट के जो मुख्य क्षेत्राधिकार या शक्तियां हैं उनको एक बार फिर से संक्षेप में देखना चाहें तो कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, 1, प्रारंभिक या मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कुछ मामले सीधे हाईकोर्ट में ही शुरू होते हैं, जैसे संसद या विधानसभा चुनाव के विवाद, राजस्व मामले, वसीयत, तलाक, कंपनी कानून, कोर्ट की अवमानना। और हाँ, मूल अधिकारों के हनन पर भी सीधे जा सकते हैं, पर ये सुप्रीम कोर्ट के साथ समवर्ती है, कंकरेंट। हाँ, ठीक है। 2, अपीलीय अधिकारिता, अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये सबसे बड़ा काम है, निचली अदालतों के दीवानी और फौजदारी फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। अगर सजा 7 साल से ज्यादा है तो अपील हाईकोर्ट में ही होगी। ट्रिब्यूनलों के फैसलों के खिलाफ भी अपील यहीं आती है। और 3, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, केंद्र और राज्य के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर देना। 4, रिट अधिकारिता, जो हमने सबसे पहले बात की, अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करना। 5, अधीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, अनुच्छेद 227 के तहत सभी निचली अदालतों पर नियंत्रण। 6, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अनुच्छेद 215। इसके फैसले नजीर बनते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी इसी में है। 7, अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, पावर ऑफ ट्रांसफर, अनुच्छेद 228 के तहत केस ट्रांसफर करना। ये मुख्य हो गए। एक शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के पास है पर हाई कोर्ट के पास नहीं। हाँ, वो है सलाह फालिह करिताड़िता,
एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, पर हाई कोर्ट से नहीं। बिल्कुल साफ हो गया। अब अंत में कुछ खास बातें राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में, कुछ तथ्य। जरूर जानना चाहिए। देखिए, राजस्थान में वाणिज्यिक मामलों के लिए जयपुर और जोधपुर दोनों जगह अपीलीय खंड, कॉमर्शियल एपेलेट डिविजन्स हैं, और पूरे राज्य में 14 वाणिज्यिक न्यायालय, कॉमर्शियल कोर्ट्स भी हैं। अच्छा। हाईकोर्ट्स का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसे अब महापंजीयक या रजिस्ट्रार जनरल कहते हैं। पहले सिर्फ पंजीयक रजिस्ट्रार होता था। पहले रजिस्ट्रार कौन थे राजस्थान हाईकोर्ट के? श्री माधो प्रकाश गुप्ता। और सबसे लंबे समय तक रजिस्ट्रार रहे श्री मोहन लाल राजदान। अभी 45वीं रजिस्ट्रार जनरल हैं सुश्री चंचल मिश्रा, 27 जनवरी 2025 से। ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सबसे ज्यादा राज्यों 4 राज्यों पर है। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, प्रिंसिपल सीट, जोधपुर में है और एक स्थायी खंडपीठ, परमानेंट बेंच, जयपुर में है। देश में कुल 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी स्थायी खंडपीठ है। और सबसे गौरव की बात, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान हाईकोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बने। जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, जो देश के 10वें सीजेआई थे, और जस्टिस जेएस वर्मा, जो 27वें सीजेआई बने। ये तो वाकई गर्व की बात है। इनके अलावा भी बहुत से न्यायाधीश यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, जैसे जस्टिस के.एन. वांचू, पी.एन. सिंघल, जे.एस. वर्मा, शिवराज वी. पाटिल, अरुण कुमार, ए.आर. लक्ष्मणन, जे.एम. पंचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, एस. रविंद्र भट्ट, पंकज मित्तल और अभी हाल में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। बहुत अच्छी जानकारी। तो ये थी राजस्थान उच्च न्यायालय की शक्तियों, उसकी रिट अधिकारिता और अलग अलग क्षेत्राधिकारों पर हमारी विस्तृत और उम्मीद है सरल चर्चा। हाँ, कोशिश तो यही थी कि सब आसानी से समझ आ जाए। मुझे लगता है इससे हमारे सुनने वालों को हाईकोर्ट की भूमिका और उसके कामकाज को समझने में काफी मदद मिली होगी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम शो को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।